नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होनी है और थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होगी। जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होनी है। अब से बस थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू होनी है जिसमें बीजेपी पदाधिकारी शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा होनी है। थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होगी। तो देखिए, बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक होनी है। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करेगी, केंद्र सरकार की किन उपलब्धियों को गिनाएगी और किन मुद्दों पर काम करेगी, इस पर चर्चा होनी है। हालांकि 5 राज्य के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें 3 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। पार्टी उत्साहित है, लेकिन मिशन 2024 पर काम लगातार चल रहा है। पदाधिकारियों की आज अहम बैठक है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में 2 दिनों तक बैठक जो है वो चलनी है, लेकिन बीजेपी की बैठक में कौन कौन रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो इसमें कहा जा रहा है कि सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। देश में कोरोना की फिर से वापसी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 640 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना से करीब 4 लोगों की मौत हो गई है। गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में नए केसेस अब मिलने लगे हैं। तो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर लें तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि 4 लोगों की अब तक मौत हो गई है। देखिए, कल गाजियाबाद में भी एक मामला सामने आया था। JN1 कुल 21 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, साथ में केरला में भी मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 640 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। नया वेरिएंट, लेकिन टेंशन पुरानी है। कोविड के बढ़ते मामले एक बार फिर से सभी को डराने लगे हैं, सताने लगे हैं और एहतियातन सभी को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। घर से कम निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। कृपया पैनिक न क्रिएट करें। कहीं कोविड अभी नहीं आया है। 1-2 केसेज आए हैं, वो घर पर ही लोग इलाज करा रहे हैं और सर्दी जुकाम जैसा है। मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं, जनता को बताएं कि केवल सतर्क रहें और
जरा भी चिंता की आवश्यकता नहीं। कोविड वाला कोविड नहीं है, बहुत तो कोरोना के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। देश में कोरोना की फिर से वापसी होने लगी है। 24 घंटे में 640 नए मामले सामने आ चुके हैं अब तक कोविड के। चार लोगों की अब तक मौत हो गई है कि कोविड का जो नया वेरिएंट है उसके बाद WHO की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया। हालांकि ये बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन टेंशन की बात जरूर है, क्योंकि छोटी से छोटी बीमारी भी कब गंभीर हो जाए इसकी जानकारी नहीं लगती। और ऐसे में ये तो कोरोना है जिसने न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। कोरोना के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। 4 लोगों की मौत अब तक हो गई है। कुल 21 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। चंडीगढ़ में मास्क की वापसी हो चुकी है, यानी अब एक बार फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2669 है। कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की अब तक मौत हो चुकी है और WHO की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। राजस्थान में नए वेरिएंट के 2 और मामले सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी एक मामला सामने आया है। कोविड का जो नया वेरिएंट आया है, वहीं WHO इसको लेकर गंभीर हो गया है क्योंकि टेंशन बढ़ने लगी है। नोएडा में भी जो केस है वो सामने आ चुका है। तो कोविड का जो नया वर्जन आया है, कोविड का जो नया वेरिएंट आया है, उसने टेंशन बढ़ा दी है। WHO की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए एक बार फिर से कहा जा रहा है। तो 21 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी सनातन अलख जगा रहे कथावाचक राज राजेश्वर ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कई मुद्दों पर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी। आइए आपको सुनवाते हैं ये खास बातचीत। वैदिक धर्म का प्राय सनातन धर्म, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर धर्म का सम्मान करना अगर आपको सीखना है तो सनातन धर्म सर्वोपरि है। आज सनातन धर्म पर बात करने के लिए हमारे साथ सनातन गुरु राज राजेश्वर जी जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने सनातन धर्म को और ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल मेरा पहले यही है, जब गुजरात के एक छोटे से शहर में आपका जन्म हुआ, वहाँ जन्मने के बाद हर बच्चा बचपन से एक अलग ख्वाब देखता है अपनी ज़िंदगी को लेकर, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने इस राह को चुना जहाँ सनातन धर्म के बारे में हर एक सनातनी को समझाना बहुत ज़रूरी है। कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई? सबसे पहले तो ओम नमो नारायण। आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में मैं इतना ही कहूँगा कि छोटे से गांव में एक पैदा हुआ बच्चा, कमल का पुष्प एक कीचड़ में ही पैदा होता है, वो वहाँ बड़े बड़े पर्वतों पे नहीं होता है। तो जीवन की यात्रा की शुरुआत गुरु परंपरा से मुझे मिली और फिर मैंने संकल्प किया कि अगर विदेश में जाकर के कुछ करना है तो अपने आप में पहले सनातन धर्म के ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा और समर्पण की भावना पैदा करनी पड़ेगी। मैंने ये सोचा कि अगर मैं खुद ही सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूँ कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो इसीलिए इस कार्यों को लेकर के मैंने अपने जीवन के अंदर उस धर्म के पथ के ऊपर गुरु के आज्ञा से चला, पब्लिक से पार्लियामेंट की यात्रा मैंने पूरी की। ये बहुत खूब। और लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये भी आता है, जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ जाकर आपने एक ऐसे आश्रम की शुरुआत की जहाँ बैठे मत रहो, कुछ अभी खड़े हो और कुछ शुरू करो। किसी की शुरुआत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे जानना चाहूँगी, देखिए भारत में तो शायद ये आसान हो जाता है, लेकिन विदेश जाकर जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं, जहाँ लोग हिंदी शब्द नहीं जानते, जहाँ लोग ये नहीं जानते कि सनातन धर्म आखिर है क्या, सनातन धर्म की आखिर अंदरूनी कहानी क्या है, वहाँ मुश्किलें तो बहुत आई होंगी। देखो, समुद्र में जितने भी गहराई में जाओगे ना,
तो मगरमच्छ मिलेंगे, बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलेगी, मगर तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों चीज़ जब जुड़ेगी तब आपने अपनी मंजिल के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पुरुषार्थ तो किया मैंने, मगर इतना एहसास होता है कि कई लोगों को परमेश्वर के नज़दीक ले गया। क्या लोगों का एक रुझान उस तरफ दिखता है जिस उद्देश्य के साथ आपने शुरुआत की थी? मुझे वहाँ की सरकार का भी बड़ा सपोर्ट मिला, वहाँ के लोगों का भी सपोर्ट मिला, चाहे वो किसी भी धर्म का हो उनका भी सपोर्ट मिला, आज भी मिलता है। हाँ, आपने प्रश्न किया कि वहाँ एक परेशानी तो बहुत आई होगी, मगर देखो, प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ। वो हमारे सनातन में एक कला है कि हम परेशानियों को कैसे सामना कर सकें। सनातनी का प्रमोशन और सनातनियों को प्रमोट करने के साथ ही कहा जाता है कि अब तो धर्म की राजनीति होती है। सनातनी एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, सनातनों का हिंदुओं को वापस लाएंगे और भगवा रंग लहराएंगे, इस तरह के तमाम नारे दिए जाते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी, देखिए सरकार कहती है कि हम कॉरिडोर बना रहे हैं, हम पुराने मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। राम मंदिर देख लीजिए, चाहे अयोध्या में हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि विवाद हो, चाहे फिर मथुरा में जिस तरह से कॉरिडोर का निर्माण किया गया, तमाम ऐसी चीज़ें सरकार कर रही हैं। सनातनी को लेकर कहा जाता है कि राजनीति भी खूब होती है। सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई सनातनी के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, या वाकई अब वो युग आने वाला है जब सनातनियों का ध्वज लहराएगा? देखो, सनातन का मतलब ही है कि जहाँ से शुरुआत भी पता नहीं, अंत भी पता नहीं है। सनातन जिसका कोई अंत नहीं, मगर उसमें जो राजनीतिक हो रही है, हम ही अपने आप में खुद के शत्रु हैं। जिस बात को जिस रूप से प्रेजेंट करना चाहिए वो करने की कोशिश करते हैं, मगर उस चीज़ को हम कैसे लें, और वहाँ से राजनीतिक लगता है कि यहाँ कुछ गुंडागिरी हो रही है, यहाँ एक धर्म के नाम के ऊपर जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कि कई कॉरिडोर की बात कर रहे हैं आप, नए नए मंदिरों की, जैसे कि इमारत को नए कलर की ज़रूरत होती है, एक मानव शरीर को नए कपड़े की ज़रूरत होती है, एक बाल को नई ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत होती है, वैसे ही अभी जो वर्तमान युग के अंदर जो पुराने पुराने मंदिर है उसको अगर परिवर्तन करना है, नई चेतना लानी है, तो सरकार धर्म सनातन को जोड़ करके करेंगे तो वहाँ शांति प्राप्त होगी। मगर वहाँ राजनीतिक जरूरी है, देखो समाज को चलाना है, राजनीति बहुत ज़रूरी है, मगर वहाँ जो जिसको कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, अगर वहाँ इस तरह करोगे तो वहाँ कुछ न कुछ समस्या आएगी। जानकारी ये भी आती है सामने कई बार, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इन सभी का कई बार ये कहना होता है कि आखिर सनातन धर्म और सनातन राष्ट्र ही क्यों, हिंदुओं का राष्ट्र ही क्यों? तो इस बीच हम ये समझ पाते हैं कि जो हम लोग हैं, जो सनातनी हैं, या यूँ कह लीजिए सब हिंदू हैं, या देखा जाए तो किसी का कोई धर्म नहीं, सब सिर्फ मनुष्य हैं, लेकिन बावजूद इसके हिंदू राष्ट्र बनाने का, निर्माण करने का विरोध कई बार हिंदू ही करते नज़र आते हैं। और एक देखिए, एक बात और जो हमेशा कही जाती है कि हिंदुओं में एकता नहीं होती है। जहाँ लड़ाई होती है तो सब अपना बचाव देखते हैं कि अरे पहले अपने को बचाओ और वहाँ से निकल पड़ो, लेकिन वहीं दूसरे अगर समुदायों की बात करें तो कई बार आपने देखा होगा एकता बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो क्या वाकई ये एक समस्या है? देखिए, इसीलिए ये आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अपने स्वयं के शत्रु हम स्वयं हैं। जिस बात को सनातन धर्म हम कहते हैं कि भाई आप कौन हो, तो कहते हैं कोई पटेल है, कोई देसाई है, कोई ये है, वो अब कहना चाहिए कि भाई हम सनातनी हिंदू है। जब ये बात समानता आ जाएगी तो यूनिटी पैदा हो जाएगी। जब यूनिटी पैदा हो जाएगी तो मैं कहता हूँ कि झगड़े खत्म हो जाएंगे। मगर वहाँ सम की कमी है, यूनिटी की कमी है। 5 उंगलियाँ अलग अलग मिलकर कार्य करना चाहती है, मगर 5 उंगली इकट्ठा मिलकर कार्य करेगी तो मेरे ख्याल के सनातन का एक ऐसा कार्य होगा जिसके अंदर पूर्ण रूप से एकता के साथ संप होगा और उसमें प्रैक्टिकल कुछ नई चीज आएगी। तो देखिए, आपने सुना गुरुजी हैं राजेश्वर जी, जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर कहा कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ये समझना कि सनातन धर्म को दरकिनार रखते हुए मनुष्य के बीच एकता बहुत ज़रूरी है, और अगर एकता है तो उस बीच ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुओं का समर्थन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में एक बड़ी खबर, 5 जनवरी तक ललित झा की हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ललित झा की हिरासत बढ़ा दी है। सुरक्षा उल्लंघन मामले में मास्टरमाइंड है ललित झा। बड़ी खबर, ललित झा की हिरासत बढ़ा दी गई है हाईकोर्ट की ओर से। दरअसल संसद में जो सुरक्षा चूक हुई उसका मास्टरमाइंड है ललित झा।
सुरक्षा उल्लंघन मामला। उधर आगरा में आईएनडीआईए का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठे कार्यकर्ता। लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी, ऐसा प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया। जिला मुख्यालय परिसर में जोरदार हंगामा किया गया। सांसदों के निलंबन पर जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आगरा की तस्वीरें, जहां पर जिला मुख्यालय परिसर में हंगामा हुआ है। उधर आईजी तरुण गाबा ने पुलिस लाइन हरदोई का निरीक्षण किया और यहां उन्होंने डायल 112 का जायजा लिया। साथ ही आईजी तरुण ने मौजूद पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि साइबर सेल को साइबर थाने से अपग्रेड किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी, सीओ बघौली, सीओ यातायात अंकित मिश्रा समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।